मोहनपुर में रहने वाला शक्ति अनाथ था। बचपन से ही वो उस गांव में रहता और गांव वाले उसे जो देते वही खा पी कर बड़ा हो गया। किसी को नहीं पता था कि उसके माँ बाप कहाँ गए, वो कहाँ से आया। शक्ति स्वभाव से बड़ा ही दयालु था। उसे जो कुछ भी रूखा सूखा खाने को मिलता उसके 4 हिस्से करता। एक हिस्सा एक चूहे को देता, दूसरा हिस्सा एक बिल्ली को, तीसरा हिस्सा एक तोते को और बचा हुआ एक हिस्सा वो खुद खा लेता। इस तरह शक्ति बड़ा हो चला था। एक दिन गांव का एक सेठ शक्ति से कहता है, अरे कब तक तू इस तरह दूसरों के दिए पर अपना गुजर बसर करेगा रे? अब तो तू जवान हो चुका है, कुछ काम क्यों नहीं करता? क्या काम करूं सेठ जी, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। काम किसी को नहीं आता, बस सीखना पड़ता है। और तुझे भी काम सीखना चाहिए। सारा दिन चूहे बिल्ली और तोतों के बीच में बैठा रहता है। ना तो मेरे माँ बाप हैं, ना भाई बहन और ना ही कोई रिश्तेदार। मुझे कौन सिखाएगा? आप सबकी कृपा से मैं जीवित रह गया और ये जानवर भी तो आप सबकी कृपा से ही पल रहे हैं। वरना ये बेचारा चूहा, पैर में गहरी चोट थी, मानो मर ही जाता, लेकिन आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। और ये तोता, न जाने किसने इस बेचारे के पंख काट दिए थे, लेकिन अब ये पूरी तरह ठीक है। और ये बिल्ली, इसने तो एक माँ की तरह हमेशा मेरे सर पर हाथ रखा है। न जाने मेरा इससे क्या रिश्ता है। हाँ, तेरी ये कहानी हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तुझे अपने साथ साथ इन जानवरों के भरण पोषण के लिए कुछ काम करना चाहिए। शक्ति शरीर से काफी कमजोर था। वो मेहनत का काम नहीं कर पाता था और पढ़ा लिखा न होने के कारण उसे कोई दूसरा काम भी नहीं आता था। वो गांव के लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करता, लेकिन उसके बदले कोई उसे पैसे नहीं देता था। लोग बस अपने घर का बचा हुआ खाना उसे दे दिया करते थे। एक दिन शक्ति अपने तीनों दोस्तों से बातें कर रहा होता है। दोस्तों, मुझे अपने जीवन से किसी चीज की इच्छा नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गांव वालों का बचा खाना भी हमारे हिस्से में नहीं है। शायद इस गांव में हमारा दाना पानी इतने ही दिनों का था। मैं सोच रहा हूं कि किसी और गांव चला जाऊं और काम ढूंढने की कोशिश करूं, लेकिन मैं तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए मैं तुम सबके रहने का ठिकाना यहीं पर कर देता हूं। शक्ति चूहे को ले जाकर सेठ के गोदाम में छोड़ देता है, जहां उसे अनाज की भरी हुई बोरियां दिखती हैं। चूहा अपना पूरा जीवन उस गोदाम में रहकर गुजार सकता था। उसे कभी खाने की कमी नहीं होती। चूहा बड़ा खुश होता है और मनुष्य की आवाज में शक्ति से कहता है, मित्र, तुमने तो मेरे पेट भरने का इंतजाम कर दिया है, अपना ध्यान रखना। अरे, तुम इंसानों की तरह बोल सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो बस आंखें बंद करके मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ठीक है मित्र, तुम बस अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। शक्ति अब बिल्ली को लेकर गांव के सबसे बड़े हलवाई के घर के पीछे छोटे से जंगल में जाता है और बिल्ली से कहता है, मित्र, अब तुम रोज रात के समय इस हलवाई के घर जाना और दूध दही जो मिले वो खाकर वापस आ जाना। सिर्फ मेरी एक बात का ध्यान रखना कि दिन के समय उसके घर कभी मत जाना और रात को अपना ध्यान रखकर ही जाना। तभी बिल्ली भी इंसान की आवाज में बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मित्र, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा। तुम्हें जो भी मिलता था हमेशा हम सबके साथ खाया। तुम अपना ध्यान तो रख सकोगे। अरे, क्या तुम भी चूहे की तरह बोल सकती हो? हाँ, सिर्फ मैं और चूहा ही नहीं, तोता भी तुम्हारी भाषा में बात कर सकते हैं। हम तीनों तुम्हारी बातों को समझते भी हैं। तुम अपना ध्यान रखना और जब भी जरूरत हो आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी।
शक्ति बिल्ली से विदा लेता है और तोते को लेकर नदी के पास जाता है। मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम भी चूहे और बिल्ली की तरह ही बोल सकते हो और मेरी हर बात समझते भी हो, इसलिए तुम भी अपना ध्यान रखना, शिकारी से बचकर रहना। शुक्रिया मित्र, तुमने इतने सालों हमारी रक्षा की, हमें संभाला, परंतु अपना ध्यान रखना और जब भी जरूरत हो अपनी आंखें बंद करके दिल से हमें याद करना, हम तुम्हारे सामने आ जाएंगे। शक्ति अपने मित्रों से विदा लेकर आगे बढ़ता है और ये सोचता है कि मुझे काम तो आता नहीं, मैं करूँगा क्या। तभी उसे गांव में आने वाले सपेरे की याद आती है। वो सपेरे के पास जाता है और उससे कहता है, क्या आप मुझे कुछ काम सिखा सकते हैं या कुछ काम दे सकते हैं? तुम क्या काम कर सकते हो? मेरा काम तो बड़ा जोखिम का है, इसे सीखने में बहुत समय लगता है। सांपों को पकड़ना, उनके जहरीले दांत निकालना बड़ा मुश्किल काम है, इसमें जान भी जा सकती है। बिना भोजन की भी तो जान जा ही सकती है। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। कुछ समय तक शक्ति सपेरे के साथ रहता है और काम सीखने की कोशिश करता है, लेकिन अपने दया भाव की वजह से उसे सांपों को जंगल से पकड़कर लाना और उनके दांत निकालकर उन्हें कैद करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन वो अकेला ही सांप पकड़ने जंगल में जाता है और एक सांप को पकड़ भी लेता है। तभी उसके मन में दया भाव जागृत होती है और वो उस सांप को वापस जंगल में छोड़ देता है। तभी सांप बोल पड़ता है, मुझे इस जंगल में मत छोड़ो, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे तो इस जंगल के जानवर मुझे खा लेंगे, क्योंकि मैं अब भाग भी नहीं सकता। क्या तुम भी इंसानों की तरह बोल सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी तरह बोल सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कहाँ पर छोड़ूं जहां तुम सुरक्षित रहोगे? तुम ही मुझे कोई ऐसी जगह बता दो। तुम मुझे लेकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर चलो। शक्ति सांप को लेकर जंगल की पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है और तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है, जिसे देखकर सांप शक्ति से कहता है, तुम मुझे इस गुफा के पास छोड़ दो और मेरी पूंछ को कसकर पकड़ना। अब ठीक है। शक्ति सांप को गुफा के पास छोड़ देता है और उसकी पूंछ को कसकर पकड़ लेता है। सांप की पूंछ के सहारे वो उस गुफा के अंदर सरकता जाता है और कुछ देर के बाद वो एक अनोखी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां बहुत सुंदर फूल, पेड़, झरने, नदी, सब कुछ बहुत सुंदर था। वहीं पास में एक बहुत बड़ा सुंदर महल भी था। सांप अपनी केंचुली छोड़ता है और एक सुंदर से राजकुमार के रूप में शक्ति के सामने खड़ा हो जाता है। अब तुम कौन हो और तुमने अपना रूप कैसे बदला? मैं एक इच्छाधारी सर्प हूँ और इस सर्प नगरी का मंत्री भी हूँ। तुम मेरे साथ इस महल के अंदर चलो। शक्ति उस युवक के साथ महल के अंदर जाता है, जहाँ पर सर्पराज विराजमान होते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आज तो मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था। वो तो शुक्र है इस युवक का, जिसने सही समय पर अपने दिल की बात सुनी और मुझे आजाद कर दिया, वरना मैं किसी सपेरे के पिटारे की शोभा होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया युवक। आज तुमने हमारे मंत्री की रक्षा करके हमारा दिल जीत लिया है। अब मैंने तो बस अपने दिल की बात सुनी महाराज। अपने इस उपकार के बदले कुछ समय हमें मेहमान नवाजी का मौका दो और हमारे इस सर्प लोक में रहो। अब जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शक्ति कुछ समय तक सर्प लोक में ही रहता है। सर्पराज शक्ति की बोल चाल और उसके स्वभाव से बहुत प्रभावित होते हैं और मन ही मन अपनी इकलौती पुत्री का विवाह उससे करने की ठान लेते हैं।
इस विषय में वो अपने मंत्रियों से सलाह करते हैं और उन सब की सहमति के बाद वो शक्ति से बात करके अपनी पुत्री और शक्ति की शादी कर देते हैं। सर्पराज की पुत्री बहुत ही सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे और लंबे थे। जो उसे एक बार देख लेता वो जीवन भर उसके रूप और केश को भूल नहीं पाता था। विवाह के बाद दोनों सर्पलोक में ही खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन शक्ति सर्प कुमारी नागमणि से कहता है, नागमणि, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और मुझे हम दोनों के लिए नया घर भी बनाना है। ठीक है, परंतु आपको पहले पिताजी से आज्ञा लेनी होगी और जब वो आपको जाने की आज्ञा दे दें और आपसे कुछ मांगने को कहें तो आप पहले उनसे ये वादा ले लीजिएगा कि वो आपके द्वारा मांगी गई वस्तु आपको दे दें। आप उनके गले में पड़ी हुई मोतियों की माला मांगना। ठीक है। शक्ति सर्पराज के पास जाता है और नागमणि को साथ लेकर वहां से जाने की आज्ञा मांगता है। अगर तुम्हें यही उचित लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैंने तुम्हें अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज, अपनी पुत्री नागमणि दे दी है, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम जाने से पहले मुझसे कुछ उपहार स्वरूप ले लो। अब ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर मांग लूंगा, परंतु आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे वो वस्तु अवश्य देंगे जो मैं आपसे मांगूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपके गले की मोतियों की माला बहुत अच्छी लगती है। अब क्या आप मुझे उपहार स्वरूप ये दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूं। सर्पराज अपने गले में पड़ी हुई मोतियों की माला निकालकर शक्ति को दे देते हैं। शक्ति और नागमणि पिता से विदा लेकर सर्पलोक से बाहर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। पृथ्वी लोक पर आने के बाद नागमणि शक्ति से कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? आपके पास तो कोई घर भी नहीं है। चिंता ना करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा और हमारे लिए एक बहुत सुंदर घर बनाऊंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे पिताजी की दी हुई वो मोतियों की माला दे दीजिए। शक्ति मोतियों की माला नागमणि को देता है। नागमणि मोतियों की माला पर जल का छिड़काव करती है और हाथ जोड़कर विनती करती है, हे अमूल्य माला, आप मेरे और मेरे पति के लिए एक बहुत सुंदर सा महल बना दीजिए और हर सुख सुविधा से पूरी तरह से वो संपूर्ण हो, जहाँ किसी चीज की कोई कमी ना हो। नागमणि के प्रार्थना करते ही वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा महल बन जाता है, जहाँ सब कुछ होता है। नागमणि और शक्ति उस महल में खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन नागमणि अपने महल की खिड़की पर खड़ी होकर अपने बालों को सुखा रही होती है। तभी उसके कुछ बाल टूटकर महल के पास बह रही नदी में चले जाते हैं और उन बालों को एक मछली निगल जाती है। मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ रहे होते हैं और वो मछली भी उनके जाल में फंस जाती है। मछुआरे मछलियों को पास के राज्य के राजा के पास उपहार स्वरूप भेंट कर देते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आज हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं और उपहार स्वरूप हम आपको ये भेंट करना चाहते हैं। हम तुम्हारा उपहार स्वीकार करते हैं। आज हम भोजन में यही खाना पसंद करेंगे। राजा के आदेश पर रसोइया उन मछलियों को काटकर पकाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एक मछली के पेट से उसे नागमणि के सोने के बाल मिलते हैं, जिसे ले जाकर वो महाराज के सामने प्रस्तुत करता है। महाराज, हमें मछली के पेट से सोने के बाल मिले हैं। ये तो किसी स्त्री के बाल लगते हैं। जिस स्त्री के बाल स्वर्ण के होंगे वो खुद कितनी सुंदर होगी, उसका रूप कितना अनोखा होगा। मंत्री जी, आप पता लगाइए कि ये सोने के बाल किसके हैं, क्योंकि मैं उस स्त्री को अपने राज्य की महारानी बनाना चाहता हूं। जैसी आज्ञा हो महाराज। मंत्री अपनी सेना के साथ पता लगाने जाते हैं कि तभी महाराज के सामने एक कुबड़ी स्त्री आती है और वो महाराज से कहती है,
महाराज, सोने के बाल तो सिर्फ सर्पलोक की राजकुमारी के हैं और वो तो सर्पलोक में रहती है, वो पृथ्वी लोक पर कैसे आ सकती है? महाराज उसे सारी बात बताते हैं। महाराज, आप मुझे 100 मोहरे और 10 सैनिक दे दीजिए, मैं बहुत जल्दी ही इसके बारे में पता लगाकर आपके पास वापस आती हूँ। महाराज कुबड़ी स्त्री को 100 मोहरे और 10 सैनिक दे देते हैं। वो स्त्री मछुआरों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि वो मछलियाँ कहाँ से पकड़कर लाए थे। मछुआरे उसे नदी के बारे में बताते हैं जहाँ से उन्होंने मछलियाँ पकड़ी थीं। वो सेना के साथ नाव में सवार होकर उस नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर सफर करना शुरू करती है। 2-3 दिनों के बाद उसे नदी के पास एक सुंदर और भव्य महल दिखाई देता है। मैं जब तक वापस नहीं आती तब तक तुम सब मेरा यही इंतजार करना, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से जाना नहीं। वो आसपास पता करती है तो उसे पता चलता है कि उस महल में एक बहुत ही सुंदर स्त्री रहती है जिसके बाल सोने के हैं। कुबड़ी स्त्री समझ जाती है कि ये सर्पराज की पुत्री ही है। वो महल के अंदर जाती है। तुम कैसी हो नागमणि? कितने समय बाद मैंने तुम्हें देखा। मैं आपको नहीं पहचानती, आप कौन हैं? मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हारे पिता की बहन। बहुत वर्षों पहले मैं इस पृथ्वी लोक पर आ गई थी और तब से यहीं पर रह रही हूँ। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम यहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलने चली आई। नागमणि उस स्त्री को नहीं पहचानती थी, लेकिन उस कुबड़ी स्त्री ने सर्पलोक की बहुत सी बातें नागमणि को बताईं, जिसके बाद नागमणि को लगा कि हाँ, ये मेरी बुआ हो सकती है जो बहुत सालों से पृथ्वी लोक पर है, जिसके कारण मैं इन्हें नहीं पहचानती। शक्ति भी वहाँ आ जाता है। ये मेरी बुआ है जो बहुत वर्षों से पृथ्वी लोक पर ही रह रही है। प्रणाम बुआ जी। सुखी रहो बच्चा, बहुत सुखी रहो। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं क्या कुछ समय के लिए तुम दोनों के साथ यहाँ रह सकती हूँ? वो क्या है ना कि मैं बहुत समय बाद नागमणि से मिली हूँ, तो इससे जी भर कर बातें करना चाहती हूँ। आपको अपनी पुत्री के साथ रहने के लिए मेरी अनुमति की आवश्यकता नहीं। आप जब तक चाहें यहाँ खुशी खुशी रह सकती हैं। वो कुबड़ी स्त्री कुछ समय के लिए नागमणि और शक्ति के साथ महल में रहने लगती है और इस बीच बातों बातों में उनसे सर्पलोक और पृथ्वी पर आने की कहानी और शक्ति के सर्पलोक में जाने और उसके पहले की सारी बातें पता कर लेती है। एक दिन शक्ति महल से बाहर गया होता है। कुबड़ी स्त्री नागमणि से कहती है, पुत्री चलो आज घूमने चलते हैं। बुआ, हम कहाँ जाने वाले हैं? यहीं पास में बहुत सुंदर वन है और बहुत सुंदर नदी है, मैं तुम्हें नौका विहार के लिए भी ले जाऊंगी। नागमणि कुबड़ी स्त्री के साथ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद, अरे पुत्री, मैं तो अपने पैरों की पादुका ही पहनना भूल गई। तुम यहीं पर रुको, मैं अभी पादुका पहनकर वापस आती हूँ। ठीक है बुआ, मैं यहीं पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। कुबड़ी स्त्री महल में वापस जाती है और मोतियों की माला चुराकर अपनी चरण पादुका पहनकर वापस नागमणि के पास आ जाती है। चलो पुत्री, अब हम थोड़ी देर नौका विहार के लिए चलते हैं। हाँ बुआ, मैंने बहुत समय से नौका विहार नहीं किया। दोनों नौका में बैठ जाते हैं। कुबड़ी स्त्री अपने साथ आए हुए सैनिकों को इशारा कर देती है और वो नौका को तेजी से नदी के दूसरे तट की ओर ले जाने लगते हैं। नागमणि को कुछ सही नहीं लगता। हम कहाँ जा रहे हैं बुआ? और ये लोग इतनी तेज नौका क्यों चला रहे हैं? चुपचाप इस नौका में बैठी रहो और शोर मचाने या कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने यहाँ कोई नहीं आएगा। नागमणि समझ जाती है अब यहाँ चिल्लाने या कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं। कुछ समय में वो कुबड़ी स्त्री और सैनिक नागमणि को लेकर राजा के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, ये रही आपकी सोने के केश वाली स्त्री, इसका नाम नागमणि है। हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हुए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, इस अनमोल स्त्री के बदले मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ? महाराज कुबड़ी स्त्री को बहुत सा धन, सोने चांदी, जेवर, हीरे जवाहरात देकर वहाँ से भेज देते हैं।
परंतु कुबड़ी स्त्री जादुई मोतियों की माला के बारे में राजा को कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ नागमणि को पूरा विश्वास था कि शक्ति उसे ढूंढता हुआ बहुत जल्द उसके पास आ जाएगा, क्योंकि वो जानती थी कि शक्ति के पास मोतियों की जादुई माला है। राजा नागमणि के पास आता है। तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम खुशी खुशी मेरे साथ इस राज्य की महारानी बनकर रहो। मुझे ये स्त्री धोखे से यहाँ लाई है, परंतु आपके स्वभाव से मैं प्रभावित हुई। मैं आपसे सिर्फ एक विनती करना चाहती हूँ। अगर आपको उचित लगे तो क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? हम जरूर पूरी करेंगे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप 6 महीने तक मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए, और 6 महीने के बाद आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। महाराज तो नागमणि के रूप पर पहले ही मोहित हो चुके थे। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुशी खुशी हमारे महल में महारानी बनकर रहो। दूसरी तरफ शक्ति जब अपने महल में वापस आता है तो नागमणि उसे वहां नहीं दिखती, और जब वो मोतियों की माला को ढूंढता है तो वो भी उसे नहीं मिलती। वो समझ जाता है कि ये सब उस कुबड़ी स्त्री का ही काम है। वो नागमणि को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। 2-3 दिन के बाद वो खुद से बोलता है, न जाने मेरी नागमणि कहाँ होगी और किस हाल में होगी। ये सारी मेरी गलती है जो मैंने उस दुष्ट कुबड़ी स्त्री पर विश्वास किया। जादुई मोतियों की माला भी वही लेकर गई होगी, लेकिन अगर वो नागमणि के पास होती तो अब तक नागमणि वापस आ चुकी होती। मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? वो रोने लगता है। तभी उसे अपने मित्रों की याद आती है। वो अपनी आंखें बंद करके अपने मित्र चूहा, बिल्ली और तोते को याद करता है। क्षण में वो तीनों शक्ति के सामने खड़े होते हैं। क्या बात है मित्र, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मित्रों, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी पत्नी नागमणि कहीं खो गई है और मेरे पास जो जादुई माला थी वो भी खो गई है। मैं सिर्फ अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता हूँ। क्या तुम तीनों मेरी नागमणि को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब मिलकर नागमणि को जल्दी ढूंढकर वापस ले आएंगे। तीनों मित्र आपस में सलाह करते हैं और निर्णय लेते हैं कि तोता उड़ सकता है और वो दूर दूर तक जाकर नागमणि का पता आसानी से लगा सकता है। ठीक है, तुम सब यहीं पर मेरा इंतजार करना। मैं नागमणि का पता लगाकर जल्दी वापस आता हूँ। मैंने नागमणि का पता लगा लिया है। वो पास के ही राज्य के राजा के महल में है, परंतु मैंने उसके गले में वो मोतियों की माला नहीं देखी। वो मोतियों की जादुई माला उस कुबड़ी स्त्री ने चुराई होगी। चूहा और बिल्ली दोनों उस कुबड़ी स्त्री का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाते हैं और खिड़की से छुपकर घर के भीतर देखते रहते हैं। कुबड़ी स्त्री घर के अंदर आती है और मोतियों की माला को अपने मुंह में डालकर सो जाती है। ये तो बड़ी ही दुष्ट स्त्री है। मोतियों की माला को कोई ले न सके इसलिए अपने मुख में डालकर सो रही है। अब हम इसके मुख से माला कैसे निकालेंगे? ये शेर है तो हम सवा शेर हैं। मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करना। चूहा बिल्ली के कान में कुछ कहता है और अपनी पूंछ उस कुबड़ी स्त्री की नाक में डाल देता है, जिसकी वजह से कुबड़ी स्त्री को जोर की छींक आ जाती है और मोतियों की माला उसके मुंह से निकलकर जमीन पर गिरती है। माला गिरते ही बिल्ली माला लेकर वहां से भाग जाती है। वो दोनों सीधा शक्ति के पास जाते हैं। मित्र, ये लो अपनी जादुई मोतियों की माला और जल्दी ही अपनी नागमणि को अपने पास वापस बुला लो। जादुई माला, जल्दी से मेरी नागमणि जहाँ भी हो उसे वहां से सुरक्षित मेरे पास वापस ला दो। इतना कहते ही नागमणि शक्ति के पास वापस आ जाती है
नागमणि और शक्ति अपने तीनों मित्रों के साथ सर्पलोक में वापस चले जाते हैं और अपनी जादुई माला से प्रार्थना कर वो जादुई महल भी वहां से गायब कर देते हैं। दूसरी तरफ दमकल राज्य के राजा नागमणि को ढूंढते हुए उस कुबड़ी स्त्री के साथ जादुई महल के पास आते हैं, पर वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। महाराज कुबड़ी स्त्री की सारी बातों को झूठा मानकर उसे जेल में डलवा देते हैं।